जय हिंद दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में पाचन तंत्र टॉपिक को कवर कर रहे थे। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों में हमने पाचन तंत्र के अन्य अंगों के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। पिछली 2 जो क्लासें हमने पढ़ाई थी पाचन तंत्र की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। वहाँ से जा कर के आप पहले वो 2 क्लासें कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप ये तीसरी क्लास देखिएगा तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुख गुहा, ग्रसनी, मुख गुहा के अंतर्गत दांत, जीभ और लार के बारे में पढ़ाया था। ग्रसनी के बारे में ग्रास नली, अमाशय यानी पेट के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया था। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई थी। तो दोस्तों, ये जाकर के वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये तीसरा वीडियो जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत को हम लोग अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे जितने भी वीडियो हम डालें उनका समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी आंत के बारे में समझते हैं, क्या होती है छोटी आंत। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई 6 से 6.25 मीटर के बीच में होती है। और अगर बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो 1 से 1.5 या 2.5 मीटर के अंतर्गत इसकी लंबाई देखी जाती है। तो मुख्यतः आपको छोटी आंत की लंबाई अगर बात करें तो 6 से 6.25 मीटर होती है। इसमें खाना काइन के रूप में अमाशय में आता है। ठीक है। अब क्या था, हमने आपको ऊपर बताया था, यानी इस वाले चित्र से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो कि जब हमने आपको बताया था कि खाना मुख गुहा से होते हुए जब तक वो मुख गुहा में खाना होता है तो उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। अब बोलस वाला खाना जब वो पेट में पहुंचता है, यानी कि अमाशय वाले भाग में पहुंचता है, तब उसको बोला जाता है काइन। क्या बोलते हैं? काइन। अभी खाना का क्या रूप है? तो काइन है खाना। अब वो होते हुए छोटी आंत वाले भाग में इस तरीके से जाएगा। तो छोटी आंत वाले भाग में खाना को अभी क्या बोला जाएगा? काइन ही बोला जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, बोलस और काइन में क्या अंतर है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि खाना को क्या बोला गया? काइन बोला गया। सबसे ज़्यादा समय भोजन छोटी आंत में रहता है, यानी 5 से 6 घंटे। देखो, पेट में खाना रहता है 3 से 4 घंटे, लेकिन छोटी आंत में खाना रहता है कितना? 5 से 6 घंटे तक। यहाँ भोजन लगभग पच जाता है। भोजन से पोषक तत्व और खनिजों का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत का मुख्य काम होता है कि भोजन से जितने भी पोषक तत्व हैं और खनिज हैं उनको अवशोषित कर लेना। ठीक है। तो यह काम छोटी आंत का होता है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कौन से 3 भाग हैं? पहला है ग्रहणी, ठीक, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ग्रहणी में ही 3 अंग जुड़े होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। यकृत यानी लीवर, अग्नाशय और पित्ताशय। तो ये तीनों भाग आप ऊपर देख सकते हैं। ये छोटी आंत का चित्र बना हुआ है। इस छोटी आंत में ये जो पार्ट है ये डेडुनम है, बीच वाला भाग जेजुनम है और लास्ट वाला भाग इलियम है। ये जो बीच का जो पार्ट है ये पूरा ये छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है। तो इसके 3 भाग बताएं। ग्रहिणी, उसी को डेडुनम बोलते हैं, जेजुनम और इलियम। इसमें 3 अंग जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं 3 अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर पढ़ेंगे जेजुनम, फिर पढ़ेंगे इलियम के बारे में। तो पढ़ते हैं डेडुनम वाला भाग, फिर पढ़ेंगे इनके ये 3 अंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रहणी यानी डेडुनम वाले पार्ट को। तो हमने आपको बताया कि जो ग्रहणी यानी डेडुनम वाला पार्ट है इसमें 3 अंग जुड़े हैं, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय। तो यकृत को हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि जो लीवर का पार्ट है, यकृत का पार्ट है, जब हम आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे तब उसमें इसको और डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अभी आप क्या है, जो मेन पॉइंट है वो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका रंग कैसा होता है लीवर का। तो रेडियस ब्राउन होता है। यह सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। ठीक है। यह सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब एक पॉइंट निकल के आया, ग्रंथि क्या है?
तो इसको भी हम लोग समझते चलते हैं कि ग्रंथि किसको कहा जाता है। इसी वाले भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, यही लीवर है तो ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि समझ लेते हैं कि ग्रंथि किसे कहा जाता है और ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर बात करी जाए कि ग्रंथि क्या है, तो हम लोग डिफिनीशन के तौर पे इसको कह सकते हैं कि ऐसा अंग जो किसी रासायनिक पदार्थों को स्रावित करे ग्रंथि कहलाती है। नॉर्मल सी परिभाषा है कि ऐसा अंग जो किसी रासायनिक पदार्थों का स्रावन करे वो क्या कहलाती है, ग्रंथि। अब श्रावण किस चीज का करेंगे, स्रावित क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो करेंगे एंजाइम, फिर करेंगे जूस और क्या करेंगे, हार्मोन्स। ये तीन चीजों का श्रावण करते हैं कौन, ग्रंथि। तो ये जो वही परिभाषा बन के आई कि ऐसा अंग जो किसी रासायनिक पदार्थ को स्रावित करे ग्रंथि कहलाता है। तो स्रावित क्या करेंगे, तो ये तीन चीजें करेंगे, ठीक है। अब इनके भी पार्ट होते हैं कि ग्रंथियां भी तीन प्रकार की होती हैं। इस चीज को यहाँ समझ लेते हैं, इसके आगे बताते हैं। तीन ग्रंथियां भी तीन टाइप की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्यस्रावी, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स को निर्मित करे या हार्मोन्स का निर्माण करे वो कहलाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो एंजाइम और जूस को निर्मित करे या एंजाइम और जूस का निर्माण करे वो कहलाएगी बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगी, बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो लीवर हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम भी रिलीज करेगा और जूस भी निर्मित करेगा, इस वजह से इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि के तौर पे रखा जाता है। अंत में बचती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथि जो तीनों को स्रावित करे, एंजाइम, जूस और हार्मोन्स तीनों को स्रावित करे, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो आई होप ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई कि ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा अंग जो किसी रासायनिक पदार्थ को स्रावित करे ग्रंथि कहलाती हैं। और रासायनिक पदार्थों में किसका श्रावण करे, एंजाइम, जूस और हार्मोन्स का। जो सिर्फ हार्मोन्स का स्रावित करती हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो एंजाइम और हार्मोन्स को मिलकर स्रावित करती हैं उनको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो तीनों को स्रावित करे वो क्या कहलाती हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। आई होप ये बात आपके अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। लीवर में कूफर सेल पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, कीट विषाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। लीवर में हेपेटिक सेल भी पाई जाती हैं जो जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देती हैं। कि यानी कि अगर आपने कुछ खाया, कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, तो लीवर में हेपेटिक सेल पाई जाएंगी जो क्या करेंगी कि अगर वो कंट्रोल करने लायक है तो उसके लेवल को वो कम कर देती हैं। लीवर में दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों पिगमेंट पूछे जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन क्या होता है, यह पीले रंग का होता है, यानी पीला रंग प्रदान करता है। बिलिवर्डिन हरा रंग प्रदान करता है। अब बिलिरुबिन क्या होता है, जब बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान को क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। बात समझ में आई। तो जब बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो इंसान को पीलिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड की उस समय क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिलिवर्डिन क्या करता है, तो यह हरे रंग का होता है और ये क्या करता है, ये जो हरा रंग होता है ये किसको देता है, तो ये देता है किसको, पित्ताशय को। ये हरा रंग किसको देता है, तो ये हरा रंग देता है पित्ताशय को। पित्ताशय या पित्तरस को ये अपना रंग देता है, किसको, पित्तरस को देता है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। लीवर वाले पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे डिटेल में, इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी डिटेल में जब आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको और विधिवत ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा यकृत, फिर पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लोग अग्नाशय, फिर पढ़ेंगे हम लोग पित्ताशय के बारे में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय, इसकी खोज किसने करी, तो लैंगरहैंस ने करी। किसने करी, लैंगरहैंस ने करी। स्थिति लीवर के पीछे होता है। आकार क्या होता है, तो पेड़ की जो पत्ती नुमा संरचना होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अभी हमने आपको बताया कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, जो एंजाइम, हार्मोन्स और जूस तीनों को स्रावित करता है उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय में 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं।
वो कौन सी 4 प्रकार की सेल हैं, यही क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा, आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल पाई जाती है। अल्फा सेल का रेशियो 20%, बीटा सेल 70% यानी सर्वाधिक, और 5% होती है डेल्टा और 5% होती है एफ सेल होती है। तो जो अल्फा, बीटा और डेल्टा होती हैं यह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्यों? क्योंकि यह हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। हमने आपको बताया कि वह ग्रंथि जो सिर्फ हार्मोन्स का निर्माण करे अंतःस्रावी कहलाती है, वह ग्रंथि जो हार्मोन्स और एंजाइम और जूस का निर्माण करे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जो तीनों को निर्माण करे वो कहलाती है कौन? मिश्रित ग्रंथि। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हमने आपको बताया कि जो ये वाला भाग बताया आपको अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने नीचे देखा कि एंजाइम, हार्मोन्स और जूस तीनों को ये स्रावित करता है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं एफ सेल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एफ सेल के बारे में, यह अग्नाशयी जूस का निर्माण करता है। अग्नाशय में जो जूस बनता है तो वो कौन सी सेल बनाती है? तो एफ सेल बनाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे यूपीपीसीएस यानी सिविल सर्विसेज आरओ में क्या करता है? कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछता है। तो इसको हम अच्छे से आप पढ़ो, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। आगे देखते हैं, यह 3 एंजाइम बनाते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? तो जो बचा हुआ शर्करा होता है तो उसका पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शर्करा का पाचन कहाँ पे होता है? तो शर्करा का पाचन मुख गुहा में लगभग 80-90% हो जाता है। जो बचा हुआ शर्करा है वो कहाँ पे पच रहा है? एफ सेल में पच रहा है। ट्रिप्सिन के बारे में बताया, जो प्रोटीन का पाचन हमने आपको बताया था, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो पेट में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। जो बचा हुआ प्रोटीन है वो कहाँ पे पचता है? तो वो पचता है एफ सेल में। पचाता कौन है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। और वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। अब देख लेते हैं हम लोग पित्ताशय के बारे में। अभी हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हम लोग पित्ताशय के बारे में। तो पित्त को जमा करके वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है। या नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, या लीवर से निकलने वाले रस जिसको कहते हैं पित्त रस। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप इनको शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम में ये बिल्कुल रामबाण सीरीज साबित होगी। जितनी भी साइंस के वीडियो जो भी हम करा रहे हैं, पहले ही बता दिया कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करेंगे, बाद में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते रहेंगे। यह पीले हरे रंग का होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.7। आप चित्र में इसको आसानी से देख सकते हैं। खरगोश, चूहा और घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, यह मुख्य बात है। पित्ताशय में अगर स्टोन बन जाती है और वह स्टोन ठीक होने की स्थिति में नहीं है, यानी कि उस स्टोन को ब्रेक करके नहीं निकाला जा सकता है, तो क्या किया जाता है? पूरा पित्ताशय को ही हटा दिया जाता है। इससे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं जेजुनम वाले पार्ट को। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर 3 अंग आपको बताए, किसके? छोटी आंत के 3 भाग हमने बताए। ग्रहिणी में यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय के बारे में आपने पढ़ा। और अब पढ़ते हैं जेजुनम और इलियम के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से नोट्स हमने डिजाइन करा है, आप कॉपी में ऐसे ही बनाइएगा, इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, ताकि चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न 1% का ना रहे, आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से तैयार होती चलें। अब हम लोग देखते हैं जेजुनम वाला भाग। तो जेजुनम वाले भाग में देखो, खाना आता है लेकिन इसमें कोई पचने की क्रिया नहीं होती है, वो खाना सीधे आ जाता है किसमें? इलियम वाले भाग में। ये जेजुनम वाला पार्ट है। इसके बाद खाना आया जेजुनम वाले पार्ट, अब जेजुनम वाले से आ जाएगा इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब खाना इलियम वाले पार्ट में आ चुका है। यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इलियम वाला पार्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है बॉडी में। इलियम वाले भाग में क्या होता है कि खाना जो
पच चुका है उसका अवशोषण किया जाता है। इसी भाग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाग में क्या है, अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंगुलीनुमा संरचना या विली कहाँ पाई जाती हैं, तो ये छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाए जाते हैं। यहीं पर संचित खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये छोटी आंत का भाग है। इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं आपको। ये जो बीच वाला पार्ट है ये छोटी आंत का है। इसी में हमने बताया ये डेडुनम है, ये जेजुनम है और ये वाला पार्ट इलियम है। तो इलियम वाले भाग को अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से कुछ आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये उंगलीनुमा संरचना मिलेंगे इस तरीके से। तो जो ये उंगलीनुमा संरचना होती है, इसी में क्या है, हमारा जो भोजन क्या होता है, स्टोर होता रहता है। और किस फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ तक प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया कि छोटी आंत में 3 भाग हमने पढ़े, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम वाले भाग में हमने 3 अंग जुड़े थे, कौन से, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। अब हमने इलियम वाले भाग को पढ़ लिया। इलियम वाले भाग से खाना कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत वाले भाग में चला जाता है। तो अब हम लोग बड़ी आंत वाले भाग को पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं हम लोग बड़ी आंत वाले भाग को। इसकी लंबाई 1 से 1.25 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 से 1.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। यह लंबा ट्यूब जैसा भाग होता है, जो एक छोर में छोटी आंत और दूसरी छोर में गूदा से जुड़ा होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये गूदा का पार्ट है, और ये पूरी जो सीरीज आप देख रहे हो इसी को कहा जाता है बड़ी आंत। ये जो पार्ट है, एक और इसने कहा कि छोटी आंत से जुड़ा होता है, दूसरी ओर किससे जुड़ा होता है, गूदा से। तो यहाँ पे वो छोटी आंत से कनेक्ट होता है। ये आप देखेंगे तो ये जो पार्ट आपको देख पा रहे हो, ये छोटी आंत का भाग है, यहीं से बड़ी आंत कनेक्ट होती है और इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, गूदा का पार्ट कहलाता है। इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से, पहला भाग है सीकम, दूसरा है ये है पहला भाग सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। इसी को मलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलाशय के नाम से किसको जानते हैं, रेक्टम के भाग को। अब हम लोग आगे समझते हैं कि सीकम में क्या क्रियाएं होती हैं। तो देखो, सीकम जहां छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ी होती है उसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये देखो, हमने आपको बताया ये बड़ी आंत वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये सारी छोटी आंत फैली हुई है। छोटी आंत यहीं से कनेक्ट होती है, किससे, बड़ी आंत से। तो जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिली हुई होती हैं उसको कहते हैं हम लोग अपेंडिक्स। अब कभी कभी क्या मिस्टेक होता है कि अपेंडिक्स में खाना चला जाता है गलती से। क्या होता है कि खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आता है, लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसा भाग है जहाँ पे खाना नहीं जाता है। वह एक बॉडी का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी होने की वजह से वो पूर्ण रूप से बंद टाइप का होता है, लेकिन कभी कभी खाने के एकाध टुकड़े जब अपेंडिक्स में चले जाते हैं तो असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द होने की वजह से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स को ही काट करके हटा देता है। यह एक कैसा अंग है, तो यह एक अवशेषी अंग है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाता है कि अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में मिलती हैं। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कोलोन के बारे में। तो कोलोन क्या होता है, इस भाग में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया जैसे ई कोलाइडी जीवाणु। अब बैक्टीरिया क्या काम करते हैं वहाँ पे, तो बैक्टीरिया करते हैं कि पचित खाने को मल में बदल देते हैं। जो भी खाना पचा है उसको मल में बदलने का काम करते हैं बैक्टीरिया। वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कोलोन वाले भाग में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो मल को खाते रहते हैं। जो मल वाला खाना है उसी को ये खाते रहते हैं। यह जीवाणु हमें B12 विटामिन भी देते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि B12 विटामिन जो मिलता है वो कोलोन वाले भाग से किस
बैक्टीरिया से मिलते हैं या किस जीवाणु से मिलते हैं, तो ई कोलाइडी जो जीवाणु पाए जाते हैं कोलोन वाले भाग में, तो उससे हमें मिलते हैं। रेक्टम वाले भाग में क्या होता है, तो हमने रेक्टम को बताया कि यह क्या होता है, मलाशय। नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि मलाशय है, ठीक है। तो बाद में कोलोन वाले भाग से पचा खाना रेक्टम यानी मलाशय वाले भाग में जाता है। इसके बाद पचा खाना उसी को मल कह रहे हैं, तो मल कुछ घंटे बाद रेक्टम में पड़ा रहता है, इसके बाद वह बाहर निकल जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, कैसे खाना पचता है, क्या उसकी पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया है, पचने की प्रक्रिया है, खाने के पचने की क्या प्रक्रिया रही है, ये चीज़ हमने आपको अच्छे से पाचन तंत्र में समझा दिया। छोटे छोटे वीडियो में हमने इसके 3 वीडियो बनाए थे ताकि आप बोर भी ना हो और आपको क्लास लंबी भी ना लगे। तो 2 वीडियो हम पहले ही चैनल में डाल चुके थे 20-20 मिनट के, और ये आज तीसरा वीडियो है। तो इन तीनों वीडियो को कंप्लीट करके आप देखिएगा और आपका ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है कि खाना पहले मुख गुहा, फिर ग्रसनी से होते हुए पेट में आता है, पेट से होते हुए वो छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत से फिर वो मल द्वार के द्वारा गुदा के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा।